वेलकम गाइज RUHS MK चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं RUHS BS नर्सिंग का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। सो गाइज, अगर आपने RUHS MK चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको राजस्थान BS नर्सिंग, राजस्थान पैरामेडिकल, राजस्थान फार्मेसिकल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम इसी चैनल पर अवेलेबल होती रहेगी। ठीक है। सो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर हमको ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए BS नर्सिंग का। ठीक है। सो ये आप जो देख रही है 2019 का है। ठीक है। BS नर्सिंग अगर आप कमेंट करोगे तो आपको पोस्ट BS नर्सिंग, पैरामेडिकल और पारमेडिक्स के भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए इनको वन बाय वन करके सोल्व कर लेते हैं। गाइज, आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं पुराने पेपर से। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, ये मैंने एग्ज़ाम होने से पहले भी जो 2019 में स्टूडेंट था बेच उनको बता दिया था। ठीक है। और क्वेश्चन आ भी गया। इसमें लिखा हुआ है कि पेट के गैस्ट्रिक खड्डों की कोशिका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आंतरिक कार का स्राव करती है। तो कौन सी कोशिका है? उसमें दिया हुआ था पैराइटल सेल्स। ठीक है। बट कंफ्यूज हो गए थे स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स का कोशिका लिखा हुआ था। सो गाइज, अगर आपको हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आता है ना, तो आप इंग्लिश मीडियम का सहारा ले सकते हो। ठीक है। तो जिसको पैराइटल सेल्स पढ़ा होगा वो इंग्लिश में यहाँ टिक कर देगा। ठीक है। पैराइटल सेल्स, हमारी जो पैराइटल सेल्स होती है वो HCl का सिग्रेशन करती है। क्लियर। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोराइड शिफ्ट के दौरान RBC की विद्युत तटस्थता को कौन बनाए रखता है? ड्यूरिंग द क्लोराइड शिफ्ट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द RBC मेंटेन। बताइए। सो सिंपल, प्लाज्मा से इरिथ्रोसाइट को क्लोराइड का प्रसार। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इओसिनोफिल क्या है? इओसिनोफिल के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। इओसिनोफिल, बेसोफिल, RBC के अंदर अगर आपने ब्लड का चैप्टर या फिर ब्लड के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते। और आपके 11th की बुक में रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है। और उनका परिसंचरण किस प्रकार से होता है, हेट, आर्टरी, वेंस, ये सब मिलके वाहिकाएँ, लसिकाएँ, सब कुछ पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट। और कितना ईजी है कि इओसिन उसके बारे में पूछ लिया है। ठीक है। इओसिनोफिल के बारे में तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि इसमें 2 से 4 लोब होते हैं, संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, या फिर एलर्जी की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, या फिर विसरण में भूमिका निभाता है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एलर्जी प्रतिक्रिया में, क्योंकि इओसिनोफिल किससे स्टार्ट हो रहा है? इससे, और एलर्जी भी इससे। ऐसा मान सकता है इन्हें, बट ए जैसी आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो इसमें एलर्जी और इओसिनोफिल इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है। चलते आगे। हैंडले के लूप से किसका अवशोषण होता है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। हैंडले का लूप पता है आपको, यहाँ पर बोमन स्पॉट होता है, फिर समयपस्थ कुंडन नलिका होती है, फिर हैंडले का लूप होता है, फिर दूरस्थ कुंडन नलिका, और फिर लास्ट में संग्राहक नलिका होती है। क्लियर। यहाँ पर क्या होता है? कोशिका गुच्छ, बहुत सारी यहाँ पर कोशिका, एक हमारे जो ब्लड की वेसल्स होती है, धमनियाँ होती है, उनका गुच्छ होता है। ठीक है। जिसमें ब्लड आता है और इधर निकल जाता है, और इसकी जो डायमीटर होता है कम होता है, थोड़ा इसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर छन के आ जाता है फिर यूरिन। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर किसका अवशोषण होता है। यहाँ पर किसका होता है, यहाँ पर किसका होता है, यहाँ पर किसका होता है दूरस्थ पे। ये सारा पार्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो हैंडले का लूप के बारे में उन्होंने पूछा है, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। तो वहाँ पर होता है सोडियम का। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार आपको पोटेशियम, ग्लूकोज, यूरिया का भी मालूम होना चाहिए कि इन जो पोटेशियम या ग्लूकोज इनका कहाँ पर होता है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रोमक स्तंभ उपकला कोशिकाएं उत्पन्न होने के लिए जानी जाती है। द सिलेटेटेड कोलम्बर एपिथेलियम सेल इन ह्यूमन आर्कनोस अकर्स। सिंपल सी बात है, ये किस में होती है, किस में पाई जाती है? सो आपने देखा होगा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सारी स्टडी आपने की होगी, तो आपने देखा होगा कि फ्लोविन ट्यूब होती है। तो इसमें बहुत सारी सिलेटेड कोलम्बर होते हैं। ठीक है। जो एग को बाहर यूट्रस में रिमूव करते हैं, इधर धकेलते हैं। तो किस में पाई जाती है? सिंपल सी बात है, फ्लोविन ट्यूब और ब्रोंकोल्स में। सिंपल। ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। चलते आगे।
गाइज मैं आपको बता दूँ, ये जो इसमें आंसर दिया हुआ है ना, जैसे कि ये बहुत सारी जगह पर मिस प्रिंट है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा वही आंसर सही है, काफ़ी सही है इसमें हालांकि, ठीक है। एक दो क्वेश्चन निकलेंगे जो इसमें मिस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं और आंसर देने का प्रयत्न किया करो गाइज, ताकि आपका नींव मजबूत हो, ठीक है। एक आराम करने वाले न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता है। पोटेशियम की तुलना में सोडियम के लिए अधिक, या फिर सोडियम की तुलना में पोटेशियम के लिए अधिक, या फिर पोटेशियम के लिए, यहाँ पर अभी जो लिखा हुआ ना समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो इम्प्रेमेबल, ठीक है। ये इंग्लिश का यूज कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। और इन्होंने साफ बोला है कि हिंदी में जो लिखा हुआ वर्ड अगर गलत होता है तो इंग्लिश का मान्य होगा, ठीक है। दोनों आयनों के लिए इम्प्रेमेबल, बता दो राइट ऑप्शन। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए कि सोडियम की तुलना में पोटेशियम के लिए अधिक, तब जाके हमारा एक आराम करने वाला न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता होगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलते आगे। निम्न में से कौन सा गलत है? अगर आपको नॉलेज होगी तो आप डिसाइड कर लेगो क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा गलत है? इसमें एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म रोगाणुमुक्त परतें, थ्रोम्बोप्लास्ट एक रोगाणु परतें, या फिर आंतरिक कोशिका द्रव्यमान भ्रूण स्टेम कोशिकाओं का। स्टेम सेल्स के बारे में सब जानते होंगे, नहीं जानते तो कमेंट करके बता देना। स्टेम सेल्स हमारा जो वृत्त होता है, प्लेसेंटा देखा होगा, उनसे निकाली जाती है। ब्लास्टुला अप्सर कोशिकाओं की एक खोखली गेंद होती है। बताइए कौन सा गलत लग रहा है आपको? सिंपल सी बात है, ये तो सही है, ठीक है। आंतरिक कोशिका द्रव्यमान भ्रूण स्टेम कोशिकाओं का स्रोत, ये भी सही है। ब्लास्टुला अप्सर, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? ट्रोम्बोब्लास्ट एक रोगाणु परत है, जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, ठीक है। चलते आगे। शुक्राणु निर्माण का सही क्रम बताइए। मैंने आपसे बोला भी था कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है। शुक्राणु किस प्रकार से बनते सारी प्रोसेस, और अंडाणु किस प्रकार से बनते सारी प्रोसेस, ठीक है। तो बता दो अगर आपको पढ़ा होगा तो आपने, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, अगर उसकी नॉलेज है तो वो बंदा इसको करके आएगा, ठीक है। तो दीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो गाइज, सबसे पहले हमारे पास होता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटोसाइट होता है, स्पर्मेटोसाइट होता है, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटिड होता है, और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ। तो देख लो ये किस में है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया किस में है? स्पर्मेटोगोनिया इसमें भी है। उसके बाद स्पर्मेटोसाइट किस में? स्पर्मेटोसाइट इसमें भी है। स्पर्मेटिड होना चाहिए थर्ड नंबर पे, तो इसमें नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये रहा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और शुक्राणु। यहाँ हिंदी में देखो, मैंने बोला ना कि मिस्टेक हो सकती है, बट आपका इंग्लिश का यूज़ करना है तो स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन यही सही है हमारा, ऑप्शन डी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्राणु निर्माण का, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस। तो इस प्रकार से आपको जवाब देना है सोच समझ के, ठीक है जी। तो इसके लिए नॉलेज चाहिए थी स्पर्मेटो, यानी कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए स्पर्म किस प्रकार से बनते हैं, तब जाके आप सही करके आओगे इसको, ठीक है जी। चलते आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको आना चाहिए। और मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था एनसीईआरटी का, वहाँ से आया है, वो आया, देख लो। क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स ड्यू टू, यानी कि मासिक धर्म का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, किस रीज़न से होता है, ब्लीडिंग क्यों होती है, बताइए। फीमेल्स में, ठीक है, जिसको आप एमसीवी बोलते हो। तो बताइए मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है उनके लिए? प्रोजेस्टेरोन, या फिर एफएसएच, या फिर ऑक्सीटॉक्सिन, या फिर वेसोप्रिन, बताइए। सो गाइस देखो, एफएसएच तो क्या करता है, पुट्टिका को प्रेरित करता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑक्सीटॉक्सिन यूट्राइन, हमारा जो गर्भाशय उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो मिल्क होता है उसके फॉर्मेशन से आएगा, ठीक है। वेसोप्रिन है नहीं, तो प्रोजेस्टेरोन इसके लिए जिम्मेदार है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि कार्पस लूटियम जो होता है, कार्पस लूटियम से जब ये कार्पस एल्बुकेंस में बदलता है तो किसका सिग्रेशन होना बंद हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन का। तो इस कारण से क्या होता है, फिर एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है हमारे यूट्रस की, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहाँ की वाहिका आर्टरी ब्रेकडाउन हो के वाजाइना के थ्रू बाहर निकल आता है ब्लड, ठीक है। तो इस रीजन से होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो ये पता है कार्पस लूटियम
कार्बस एल्बुकेंस में बदल जाता है, तो ये हार्मोन सिक्रेशन होना बंद हो जाता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है। इस कारण से मानसिक धर्म प्रभाव हो जाता है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आगे समझे, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, यानी कि आपको प्लेसेंटा का कार्य आना चाहिए। ठीक है, तो प्लेसेंटा आप सब जानते हैं कि जो बेबी होता है, स्मॉल बेबी, वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, मदर से, प्लेसेंटा के थ्रू। तो उसका काम क्या है, तो बता दो ना। आई होप हमने सेलेक्ट कर लिया होगा पढ़ के। भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना, या फिर एस्ट्रोजन को स्रावित करना, भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्टों को हटाना, या फिर विभाजन के दौरान ऑक्सीटोसिन का हस्तांतरण। बताइए, 10 वाला है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आना चाहिए ना कि भ्रूण को ऑक्सीजन और प्रदान करता है, सही बात है, और एस्ट्रोजन का स्राव करता है। ये तो राइट ऑप्शन इसका विभाजन के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है पहले क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि लंबी सी कनेक्ट होता है, ये इसको तो बोलते हैं अपन अम्बिलिकल कॉर्ड, और यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार राउंड शेप होती है जिसमें बहुत सारे मेटल फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, इसको नहीं बोलते। ठीक है, इसको तो अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका काम है ऑक्सीटोसिन का स्राव करना। चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लिंकेज समूह से दूसरे में जीन की गति को कहा जाता है द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनोदर। इनवर्स, डुप्लीकेशन, या फिर ट्रांसकोलेशन, या फिर क्रॉसिंग ओवर। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। चलते आगे। एलएल्स है, बताइए एलएल्स क्या है। विभिन्न फेनोटाइप, या फिर प्रजनन हेमोजिस, या फिर जीन के विभिन्न आणविक रूप, या फिर हेटेरोजाइगोट्स। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेटेरोजाइगोट्स। ठीक है, चलते आगे। HIV जो एड्स का कारण है, सबसे पहले किसको नष्ट करता है जब ये अटैक करता है सेल्स पर। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज करने वाला भी है। ठीक है, तो आपको बताना है, बताइए सोच समझिए। सो गाइज आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेल्पर टी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट को करता है। ठीक है ना, याद रह जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आंसर शीट में ए लिखा हुआ है करेक्ट ऑप्शन, बट ऐसा नहीं है, इसका राइट ऑप्शन यही होगा। ठीक है, टी को ही नष्ट करता है। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये 11th की आपकी जो बुक है ना, वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है। आपके जो NCERT की बुक है वहाँ से लिया गया, आपके जो श्वसन तंत्र है वहाँ से लिया गया क्वेश्चन से। 12 जोड़ी पसलियों जिनमें से सीधे उरस्ती से जुड़ी होती है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी तो डायरेक्ट हमारे जो स्टर्नम है उससे जुड़ी होती है, ये जो स्टर्नम है उससे कनेक्ट होती है, और बहुत सारी जो है इससे कनेक्ट नहीं होती है। तो कौन सी कनेक्ट होती है और कौन सी कम कनेक्ट होती है, और बहुत सारी इससे कनेक्ट ही नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले 7 जोड़ी। ठीक है, उरस्ती से जुड़ी होती है। क्लियर, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, एक अंडे की जर्दी की मात्रा को वितरण के अनुसार उभयचरों के अंडे होते हैं। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीजोथेलिस और टेलोथेलियल। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतुलन से संबंधित संवेदक अंग के सेंस ऑर्गन कंसर्न विथ इक्विलिब्रियम। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका इंटरनल ईयर, यानी कि आंतरिक कान। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, ये आपको दिखा दिया क्वेश्चन मैंने। उच्च मृत्युदर के लिए जो जनसंख्या में तेजी से गिरावट, क्या कारण हो सकता है जी। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या क्रैश, या फिर जनसंख्या विस्फोट, या फिर उपयोग सभी। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या क्रैश। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों के बीच श्रमिक है कौन है, कौन है श्रमिक, बताइए। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेल। ठीक है, मेल, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मिड DNA जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया है,
प्लाज्मिक डीएनए के बारे में सब जानते हैं, सर्किल डीएनए, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या जानते हो? ये 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बैक्टीरिया कोशिका में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन होता है। हाँ जी होता है। आरडीएनए प्रौद्योगिकी के लिए सर्वश्रेष्ठ वेक्टर डीएनए, ये भी सही है। बैक्टीरियल सेल में एंडो के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों बातें सही है, तो उपयोग से भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्लाज्मिड के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनता है सर, ठीक है। तो चलते आगे। अभी तो हमको फिजिक्स के भी करने, केमिस्ट्री के भी करने, और आप कमेंट करोगे तो 18, 17, 15, 14 तक के भी हम यहाँ सोल्व कर लेंगे, ठीक है। बट आपका सपोर्ट चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रोटोलेरिया, ट्राइकोडिया, सारे तीनों इसके राइट ऑप्शन, यानी उपयोग सभी, ठीक है। चलते आगे। उपयोग सभी। अगला सवाल है, पौधों से प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजार डिरेक्टा, रेटेनॉन, या फिर जो किसान होंगे उनको तो आ गया होगा, सिनेरिन, या फिर उपयोग सभी। बताइए। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी, ठीक है, सारे हैं। चलते आगे। उच्च आणविक भार के हाइड्रोकार्बन को संचय करने वाले प्लांट को क्या बोलते हैं? सिंपल, पेट्रो प्लांट, ठीक है। चलते आगे। कौन से जलवायु में हस्तांतरण परिवर्तन की खेती होती है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इक्वेटोरियल। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आमतौर पर पाए जाने वाली औषधीय पौधे हैं? काप्रियस, प्रोसेसिस, या फिर टोकोमिला, या फिर उपयोग सभी। राजस्थान के रहने वाले बता दो। सिंपल, ये जो हमारे काप्रियस है, प्रोसेसिस है, टोकोमिला, ये सारे क्या है? औषधीय पौधे तो है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी कि उपयोग सभी। चलते आगे। बीजांड काय बहुवर्णता पाई जाती है? संतरे में, नींबू में, आम में, या फिर उपयोग सभी। सो गाइज सभी में पाई जाती है, ऑरेंज में भी, लेमन में भी, और मैंगो में भी, ठीक है। कितने सिंपल क्वेश्चन है, कितने डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको तो बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। और आप तो करके आओगे। किस वैज्ञानिक ने पादपों में एपोमिक्सिस की खोज की थी? बता दो, इंटेलिजेंट हो आप। ये 4 ऑप्शन देख लो। ओसवाल्ड ने, विंकलर ने, या फिर स्वान ने, या फिर रोबोटुक ने। तो साइंटिस्ट के नाम तो आप जानते ही हो, और साइंटिस्टों को भी जानते हो, किसने किसमें बाजी मारी ये भी आप जानते हो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विंकलर ने। क्योंकि ये 2 तो कोशिका वाले ही है, ये तो आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो विंकलर याद हो जाएगा। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है कि मृदा जल कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉइल वाटर? ये ऑप्शन आपके सामने है। 1, 2, 3, 4। सो राइट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑस्मोटिक अब्जॉर्बेशन, एक्टिव अब्जॉर्बेशन, या फिर थ्रू सक्शन, या फिर पैसिव अब्जॉर्बेशन। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? सो सिंपल, इसका पैसिव, आपने सुना होगा ना, पैसिव अब्जॉर्बेशन इसके द्वारा होता है, ठीक है। चलते आगे। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण क्या होगा? रुक जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर प्रभावित नहीं होगा? बताओ, किसान भाई लोग तो इसको बता दोगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आई होप कर लिया होगा, और जो अभी आपके माइंड में सोच लिया होगा। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन होगा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जल का अवशोषण, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में जो सोचा था उससे कंपेयर कर लीजिए कि आपने सही सोचा था, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को नंबर दे दो, ठीक है। चलते आगे। जल अवशोषण प्रक्रिया में जल का सही चलन मार्ग है, ये भी आपको याद रखना है जी। बहुत अच्छा, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पर होता है? तो आपने देखा होगा सबसे लास्ट में तो जो स्टार्टिंग है मूल रोम से होगा, ठीक है। उसके बाद वल्कूट, और उसके बाद एंडोडर्मिस, और उसके बाद जाइलम, ठीक है। अब आप में से बोलेंगे सर फ्लोएम क्यों नहीं? फ्लोएम के बारे में कौन जानते हैं? फ्लोएम तो भोजन से संबंधित है जी, ठीक है।
उसका तो काम ही भोजन का है। तो अगर यहाँ पर फ्लोएम होता तो हमारा गलत हो जाता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको क्या करोगे आप, फ्लोएम होता है या फिर जाइलम होता है, जल के लिए कौन उत्तरदायी है, जाइलम या फिर फ्लोएम? सिंपल, जाइलम। तो ये वाला तो हमारा नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है, जाइलम ही होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी नॉलेज है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जाइलम ही उत्तरदायी के जिम्मेदार है वाटर के लिए। और भोजन के लिए पूछा जाए कि भोजन के लिए सही मार्क कौन सा है, तो फिर आपको फ्लोएम वाला करके आना है। क्लियर, चलते आगे। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूजन सवाल आते हैं ऐसे। चलते, पराग नली जो पोलन ट्यूब होती है वृद्धि किससे होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है जी। तो इसके शीर्ष बिंदु से, इसके मध्य से, इसके, सिंपल सी बात है, शीर्ष बिंदु से तो होगा, और कहाँ से होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो बी है ये हो जाएगा। क्लियर, चलते आगे। नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्र के संयोजन से क्या बनता है जी? फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, युग्मनज, या फिर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर एम्ब्रोसेक न्यूक्लियस, या फिर एंटीपोडल सेल, बताइए। सिंपल, भ्रूणतोष केंद्रक, एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। चलते आगे। सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए मतलब उपयुक्त तापक्रम कौन सा है, जिसमें अच्छा टेम्परेचर सेट कर दो आप, जिसमें सर्वाधिक जल का अवशोषण हो जाए। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 से 35, ये होना चाहिए, जिसमें जल का अवशोषण बेस्ट होता है, ठीक है। सो गाइस, ये जो RHS BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2019 का बायोलॉजी का पेपर था, मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। बट इसमें आपको कोई भी कमी लगी हो ना, कि इस तरह से नहीं सर, कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये तो बता सकते हो कमेंट करके। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। या फिर इसी तरह से होना चाहिए तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो आपका जो भी रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में लिखो, उसके ऊपर फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे बेटर होगा अगर आप कुछ बताते हो तो, ठीक है। अगर आपको इसी प्रकार का चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपको मिल जाएगा, ये 2019 का है। अगर आपको 2080 का चाहिए, 2017 का चाहिए, 2016 का चाहिए, 2050 का चाहिए, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और ऐसे प्रैक्टिस करने से आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपने जो अभी पढ़े ना, 100% इसमें से रिपीट होगा कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। रिपीट होता है RHS BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले साल के, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता भी लग गया कि किस प्रकार का पेपर आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आती है, और क्वेश्चन किस लेवल के आता है ये भी आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो बता दो राजस्थान वालों, क्या चाहिए और आपको, ठीक है। ये बायोलॉजी का मैंने क्लियर करवा दिया है। मैंने बोला था ना कि 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बायोलॉजी में, और फिजिक्स के भी इतने ही है, ऑलमोस्ट यही बैठेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स। और इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हो, ठीक है। तो PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ सीधे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा इसका।